बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शटर आइलैंड। ये कहानी शुरू होती है सन 1954 से, जहां पर टेडी डैनियल और उसका पार्टनर चक एक आइलैंड पर जाते हैं। इस आइलैंड का नाम होता है शटर आइलैंड। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है एश क्लिफ हॉस्पिटल, और यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। अब टेडी डैनियल अपने पार्टनर चक के साथ इस आइलैंड पर पहुँचता है। डिकैप्रियो यानी कि टेडी डैनियल अपने काम में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ चुका है और उसने वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी। यहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों डॉक्टर कॉली से मिलते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ पर एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। रेचल सोलांडो, जो यहाँ पर एक पेशेंट है, वो अचानक अपने कमरे से गायब हो गई और अब ये दोनों यहाँ पर ये पता करने के लिए आए हैं कि वो अपने कमरे से गायब हुई तो हुई कैसे। डॉक्टर कॉली इन दोनों को रेचल सोलांडो के कमरे में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद ये बताया जाता है कि रेचल सोलांडो का कमरा बाहर से बंद था और खिड़की की सलाखें जो की त्यों हैं, वो अचानक इस कमरे से गायब हो गई। डॉक्टर कॉली इन दोनों को ये भी बताते हैं कि रेचल सोलांडो ने अपने बच्चों को अपने घर के पीछे की झील में डुबाकर मार दिया। उसके 3 बच्चे थे और वो विडो थी क्योंकि उसका पति पहले मर चुका था। और यहाँ आने के बाद रेचल सोलांडो ने कभी ये माना ही नहीं कि उसने अपने बच्चों को मारा है, बल्कि वो आज भी यही सोचती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं और इसीलिए उसने एक पूरा काल्पनिक ढांचा तैयार कर लिया है और हम सबको भी उसने किरदार दे दी है। वो सोचती है कि हम उसके प्लम्बर ड्राइवर हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसने अपने बच्चों को मारा था और हमें ये भी नहीं पता कि वो इस कमरे से कैसे बाहर निकली। अब डैनियल जब उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वहाँ पर उससे एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसपे लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता कि रेचल ने ये इस कागज़ में क्या लिखा है और इस कागज़ को डैनियल अपने पास रख लेता है। इसके बाद डैनियल वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है सबसे पूछताछ करता है कि वो यहाँ से भागी कैसे, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे वो कमरे से गायब हो गई हो। इसके बाद कॉली डैनियल और चक को एक डॉक्टर से मिलवाता है। इसका नाम जेरमी है। ये एक जर्मन डॉक्टर है जो इमिग्रेशन के जरिए अब अमेरिका में सेटल हो चुका है। डैनियल वर्ल्ड वॉर 2 में था और उसने अमेरिकन सेना के साथ डकाऊ से जूस लोगों को नाजी सेना के अत्याचारों से आज़ाद करवाया था और इसी वजह से डैनियल जर्मन से नफरत करता है। यहाँ पर डैनियल और डॉक्टर जेरेमाई के बीच में नोकझोंक होती है और जब डैनियल सभी पेशेंट्स और स्टाफ की फाइल्स की डिमांड करता है तो वो फाइल्स वो डैनियल को देने से इनकार कर देते हैं। इस बात से डैनियल नाराज हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि वो उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा और FBI को सौंप देगा और हम कल इस आइलैंड से जा रहे हैं। यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनियल को सोते जागते कई विजन्स आते हैं, जहाँ कभी उस वक्त को देखता है जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में था और कभी उसे अपनी पत्नी की और कभी रेचल सोलांडो के विजन्स आते हैं। और जब भी उसे विजन्स आते हैं तो वो बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है। हालांकि डैनियल यहाँ से जाना चाहता है पर यहाँ तेज़ बारिश की वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पाता और इसीलिए वो डॉक्टर कॉली से कहता है कि मुझे उन सारे पेशेंट्स के इंटरव्यू लेने हैं जो रेचल के ग्रुप थेरेपी सेशन में थे, और वो डैनियल को परमिशन दे देते हैं। और जब डैनियल और चक पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पर एक पेशेंट आती है जिसका नाम होता है मिसिस कंस। इसने अपने पति की हत्या की होती है। वो उन्हें रेचल के बारे में बताते हैं कि रेचल को ये लगता है कि अभी भी उसके बच्चे जिंदा हैं और हम सब उसके पड़ोसी हैं। अब जब डैनियल उस लेडी से बात कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा और चक पानी लेने जाता है और जब चक पानी लेने जाता है तभी वो पेन से डैनियल की डायरी पर कुछ लिख देती है। अब डैनियल पूछता है क्या तुम किसी एंड्रू लेडिसिस मरीज के बारे में जानती हो। वो कहते हैं कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। चक डैनियल से पूछता है कि ये एंड्रू कौन है जिसके बारे में तुम हर एक मरीज से पूछ रहे थे। डैनियल कहता है कि वो उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था जहां मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने एक माचिस जलाई जिससे आग लग गई और मेरी बीवी खत्म हो गई, लेकिन इस आग से एंड्रू बच गया। उसने एक स्कूल हाउस को भी जलाया और 2 लोगों को मार डाला। उसका कहना था कि कुछ आवाज़ों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। फिर वो जेल चला गया। उसके बाद उसे शटर आइलैंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब वो गायब हो गया है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। डैनियल बताता है कि इस आइलैंड पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और मैं यहाँ पर सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि सबका पर्दाफाश कर सकूँ। अब ये दोनों उस जंगल में उस आइलैंड में छानबीन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर चक डैनियल से पूछता है कि जब मुझे मिसेस कांस ने पानी के लिए भेजा था तब क्या उसने तुमसे कुछ कहा था। हालांकि डैनियल उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो उसे बता देता है। वो उसे डायरी दिखाता है जिस डायरी में उसने रन लिखा होता है, यानी यहाँ से भाग जाओ।
अब चक डैनियल से पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एंड्रयू लेडिस मिल जाए जिसने तुम्हारी पत्नी को मारा है तो तुम क्या करोगे। वो बोलता है कि मैं उसे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया। चक बोलता है कि अगर उसने मेरी पत्नी को मारा होता तो मैं उसे मार देता। डैनियल कहता है कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 में पहली काफ़ी खून खराबा देख चुका हूँ और अब मैं और नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि मैंने एंड्रयू लेडीज के गायब होने के बाद इस जगह के बारे में छानबीन की थी, लेकिन कोई भी इस जगह के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। डैनियल कहता है कि मैं यहाँ के एक मरीज से मिला था जिसका नाम था जॉर्ज नॉइस। वो यहाँ पर 1 साल तक था और उसके बाद जब वो यहाँ से निकला तो उसने 3 आदमियों का खून किया और जब कोर्ट में उसका वकील उसे पागल करार करने की दलील देता है तो वो जज के सामने गिड़गिड़ाता है। वो कहता है उसे मौत की सज़ा दी जाए लेकिन उसे पागल करार नहीं दिया जाए क्योंकि वो वापस इस जगह पर नहीं आना चाहता। और उसे जज ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और उसी ने मुझे बताया कि शटर आइलैंड पर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। चक बोलता है कि जब तुमने इस आइलैंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तभी यहाँ से एक लेडी गायब हो गई और ये केस तुम्हें सौंप दिया गया। मुझे तो ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र लगता है। मुझे लगता है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे बल्कि वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़ोर से तूफान चल रहा होता है, इसीलिए इस आइलैंड की जो आर्मी होती है, पुलिस होती है, वो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इन दोनों को वापस हॉस्पिटल में ले आते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉली अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और डैनियल उन्हें ये कहते हुए सुनता है कि वार्ड सी में 24 पेशेंट्स हैं और वार्ड बी में 44। डैनियल डॉक्टर कॉली से कहता है कि रेचल सोलांडो के कमरे में जो हमें पर्ची मिली थी उसमें लिखा था हु इज 67। मुझे लगता है कि वो आपको सजेस्ट कर रही थी कि आपको 67 पेशेंट की ज़रूरत है, यानी कि आपको 67 पेशेंट भी रखना चाहिए क्योंकि 42 और 44 का टोटल 66 यानी कि 66 होता है। डॉक्टर कॉली कहते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है और वो उसे ये बताते हैं कि रेचल सोलांडो मिल गई है और वो उसे रेचल सोलांडो के पास ले जाते हैं। डैनियल उससे सवाल पूछता है लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता क्योंकि रेचल सोलांडो की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो उसके किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती और उसे अब भी ये लगता है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। यहाँ पर इस इंटरव्यू के बाद डैनियल की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे माइग्रेन का अटैक आता है और उसका दोस्त चक और डॉक्टर कॉली उसे माइग्रेन की दवा देते हैं और उसे सुला देते हैं और जब वो सोता है तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं। उसके सपनों में उसकी बीवी डोलोरस आती है और वो उसे कहती है कि एंड्रयू लेडीज अभी भी जिंदा है और वो यहीं पर है, तुम्हें उसे ढूंढकर उसे मारना होगा क्योंकि एंड्रयू लेडीज की वजह से उसकी बीवी की मौत हुई है। इसके साथ साथ एंड्रयू लेडीज भी उसके सपनों में आता है। अगली सुबह डैनियल वार्ड सी में पहुंच जाता है जहां पर किसी को भी जाने की मनाही होती है और वो वहां पर एक काल कोठरी तक पहुंचता है। वहां पर एक आदमी बैठा होता है और उसे लगता है कि ये एंड्रयू लेडीज है, वो आदमी जिसकी वजह से उसकी बीवी की मृत्यु हुई है। वो उसे बोलता है कि अपना चेहरा दिखाओ और जब वो उसे अपना चेहरा दिखाता है तो वो एंड्रयू लेडीज नहीं होता बल्कि वो जॉर्ज नॉइस होता है, वो इंसान जो 1 साल तक यहाँ पर था और उसके बाद उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जॉर्ज नॉइस वो इंसान होता है जिसने डैनियल को इस जगह के बारे में बताया होता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव होते हैं। डैनियल उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। वो कहता है कि तुमने किया, ये सब एक चाल है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? नहीं, तुम भूल भुलैया में भटके हुए एक चूहे हो। जॉर्ज से बोलता है कि तुम यहाँ पे अकेले काम कर रहे हो। वो कहता है नहीं, मेरा एक पार्टनर है। जॉर्ज से पूछता है कि तुमने क्या पहले उसके साथ कभी काम किया है। डैनियल कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे आदमियों की पहचान है। जॉर्ज बोलता है इसका मतलब वो जीत गए, अब वो मुझे लाइट हाउस ले जाएंगे और मेरे दिमाग को काट डालेंगे। दरअसल इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस होता है जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। जॉर्ज से ये भी कहता है कि तुम एंड्रयू लेडीज को मारना और सच को ढूंढना एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें इन दोनों में से एक का चुनाव करना होगा और तुम्हें अपनी बीवी डोलोरस को जाने देना होगा। दरअसल डोलोरस बार बार उसे उसके विजन्स में, उसके हेलुसिनेशन में दिखती है और अब दोबारा उसके सामने उसकी बीवी आ जाती है। जॉर्ज से बोलता है कि उसे जाने दो। डैनियल बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। वो कहता है कि तो फिर तुम इस आइलैंड से कभी भी नहीं निकल सकते। दरअसल डैनियल यहाँ पर सोलांडो को ढूंढने के लिए आया होता है क्योंकि उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया होता है। जॉर्ज बोलता है कि जिसे तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो वो इस वार्ड में नहीं है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर वो एक ही जगह पर हो सकती है। डैनियल बोलता है कि लाइट हाउस, और इसके बाद डैनियल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डैनियल अपने दोस्त चक के साथ लाइट हाउस की तरफ निकलता है और वो चट्टानों पर पहुंच जाते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा होने वाला है और चक उसे एक फॉर्म भी दिखाता है।
वो कहता है कि इस फॉर्म में किसी की डिटेल्स नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे 67वां मरीज भी है। चक आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन डैनियल कहता है कि मुझे अकेले आगे जाना होगा और वो चक को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर रास्ता नहीं होता और जब वो वापस आता है तो वहाँ पर चक नहीं होता और जब वो चट्टान से नीचे देखता है तो वहाँ पर चक की बॉडी होती है और डैनियल बड़ी मुश्किलों से उन चट्टानों से नीचे उतरता है, लेकिन तब तक पानी के बहाव से चक की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद उसे गुफा में एक रोशनी दिखती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी दिखती है। डैनियल उससे पूछता है, आप रेचल सोलांडो है ना? ये वो लेडी नहीं होती जो उसे हॉस्पिटल में रेचल सोलांडो के नाम से मिलवाई गई थी, ये कोई दूसरी होती है। वो बोलती कि मैं कभी भी यहाँ पर शटर आइलैंड में एश क्लिफ हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं थी, बल्कि मैं एक डॉक्टर थी। और वो उसे लेबोटमी के बारे में भी बताती है। लेबोटमी एक तरह की ब्रेन सर्जरी होती है जिससे ब्रेन की कुछ नर्व्स को काटा जाता है और इसके बाद इंसान के इमोशंस, उसका दर्द, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है और वो अपने अतीत को भी काफी हद तक भूल जाता है। इसके साथ साथ वो अपनी इंटेलिजेंस को भी खो देता है। रेचल सोलांडो से बताती है कि वहाँ जो लाइट हाउस है वहाँ पर ब्रेन सर्जरी होती है और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। इसके बाद ये दोनों रात भर वहीं पर रहते हैं और सुबह रेचल सोलांडो से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और मुझे भी पकड़ लेंगे। जाने से पहले डैनियल रेचल सोलांडो से बोलता है कि मेरा एक दोस्त था चक, क्या तुमने उसे देखा? वो बोलते कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। और इसके बाद डैनियल वहाँ से निकल जाता है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो डॉक्टर कॉली से मिलता है। डॉक्टर कॉली से बोलते हैं कि जैसा कि अब रेचल सोलांडो मिल चुकी है तो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है हाँ, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे मिल चुकी है और अब हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर कॉली बोलता है कि हम। डैनियल कहता है कि अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने मेरे दोस्त चक को देखा जो मेरा पार्टनर था? डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं था, तुम यहाँ पर अकेले आए थे। अब डैनियल को लगता है कि इन्होंने उसके पार्टनर चक को पकड़ लिया है और ये उसे लाइट हाउस में ले गए हैं जहाँ पर ये उसके ब्रेन की सर्जरी करेंगे और इसीलिए डैनियल वहाँ से भागकर किसी तरह से लाइट हाउस तक पहुँच जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर कॉली मिलते हैं। वो डॉक्टर कॉली को बोलता है कि मुझे रेचल सोलांडो मिली थी उन गुफाओं में और उसने मुझे लेबोटमी के बारे में सब कुछ बता दिया, वो ब्रेन सर्जरी जो तुम यहाँ पर करते हो, लेकिन अगर तुम उन गुफाओं में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर रेचल सोलांडो नहीं मिलेगी। डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो सच नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग का भ्रम है और तुम इस हॉस्पिटल का 67वां मरीज हो। तुम्हें यहाँ पर आज से 2 साल पहले लाया गया था। और इसके बाद डॉक्टर कॉली उसे उसका एक फॉर्म दिखाती है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती है, लेकिन डैनियल उसको सच नहीं मानता। वो बोलता है कि झूठ है। वो बोलता है मेरा पार्टनर चक है। इसके बाद डॉक्टर कॉली उसे बोर्ड पर 2 नाम दिखाते हैं। वो नाम होते हैं एडवर्ड डैनियल और एंड्रू लेडिस। वो कहते हैं कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड डैनियल नहीं बल्कि तुम्हारा नाम एंड्रू लेडिस है। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो खुद तुम हो और तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बनाए और वो नाम है रेचल सोलांडो और डोलोरेस कैनाल। अगर तुम इन 4 नामों को ध्यान से देखोगे तो इन सभी नामों में स्पेलिंग सेम है, यानी कि तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बना दिए। ये एक तरह का एनाग्राम है। लेकिन डैनियल उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। वो कह रहा है सब झूठ है। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुम्हारा असली नाम एंड्रू लेडिस है और एश क्लिफ के 67वें मरीज तुम ही हो। डॉक्टर कॉली उसे बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था, इसीलिए तुम उस सच को मानना ही नहीं चाहते और इसीलिए तुमने अपनी एक अलग ही दुनिया, अलग ही कहानी बना ली है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एश क्लिफ के 67वें मरीज तुम हो और तुम्हारा ही नाम एंड्रू लेडिस है और जॉर्ज नॉइस को 2 हफ्ते पहले तुम ही ने मारा था। डैनियल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? डॉक्टर कहता है क्योंकि उसने तुम्हें एंड्रू लेडिस कहा था और ये बात तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम हकीकत की दुनिया में जीना ही नहीं चाहते और इसीलिए तुमने जॉर्ज नॉइस को बहुत बुरी तरह मारा। डैनियल जो कि असल में एंड्रू लेडिस है, उसको अभी भी डॉक्टर कॉली की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मेरा पार्टनर चक का है और तभी वहाँ पर चक आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। लेकिन डैनियल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता और वो टेबल पर रखी गन उठा लेता है और डॉक्टर कॉली पर चला देता है। डैनियल को दिखता है कि उन्हें गोली लग गई है, पर ये सिर्फ उसे दिख रहा होता है।
असल में वो गन एक खिलौना होती है। डैनियल यानी कि एंड्रयू बोलता है कि तुमने मुझे दवाई खिलाई है, ये सब उसका असर है। चक उसे कहता है कि डोलोरस डिप्रेस थी, पागल थी, तुम दिन रात शराब पीते रहे और सच्चाई को नजरअंदाज करते रहे। तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हारे अपार्टमेंट को आग लगाई थी और फिर तुम उन्हें लेक के पास वाले घर पर ले गए और वहाँ तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे तीनों बच्चों को डुबा दिया और जो बच्ची तुम्हें बार बार दिखाई देती है वो तुम्हारी अपनी बेटी थी। और एंड्रयू को अब सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसकी बीवी ने अपने पागलपन में अपने तीनों बच्चों को डुबाकर मार दिया था, क्योंकि उसकी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो एंड्रयू को कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो और एंड्रयू उसे गोली मार देता है और इस तरह से एंड्रयू का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। और इसीलिए एंड्रयू लेडीज इतने बड़े हादसे को मानना ही नहीं चाहता, इसीलिए उसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया होता है कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। पर अब उसे हकीकत का पता चल चुका है। वो मानता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और डैनियल नाम का कोई इंसान नहीं है, मैंने उसे अपनी कल्पनाओं से बनाया है और रेचल सलांडो भी मेरी बनाई हुई एक कल्पना का किरदार है। एंड्रयू बताता है कि मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी बीवी ने हमारे तीनों बच्चों को मार दिया और मैंने अपनी पत्नी को, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुमने 9 महीने पहले ये सब कुछ एक्सेप्ट किया था, फिर तुम अपने बयान से पलट गए। एंड्रयू कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुम चीज़ों को रीसेट करते हो, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि तुम्हें अब सच्चाई का पता है, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहता है हाँ, मेरा नाम एंड्रयू लेडिस है और मैंने अपनी पत्नी का खून सन 1952 में किया था। अगली सुबह जब एंड्रयू जाता है तो उसके पास उसका साइकाइट्रिस्ट जाता है जिसे वो चक बुलाता था। एंड्रयू से बोलता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उसका साइकाइट्रिस्ट बोलता है कि तुम बताओ। एंड्रयू कहता है कि मुझे इस आइलैंड से निकलना है क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। यानी एक बार फिर एंड्रयू ने अपने आप को डैनियल मान लिया है और डॉक्टर कॉली ने एंड्रयू को सच्चाई की दुनिया में लाने के लिए जितनी भी कोशिश की थी वो सब बेकार हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर कॉली ये सब एंड्रयू के लिए क्यों कर रहे थे। दरअसल वो उसे हकीकत की दुनिया में लाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो हकीकत की दुनिया में नहीं आया तो उसे लेबोटोमाइज किया जाएगा और डॉक्टर कॉली लेबोटमी के खिलाफ होते हैं और वो अपने मरीजों को मुजरिम नहीं मानते, वो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। इसीलिए वो पूरे गेम में एंड्रयू को सपोर्ट करते हैं ताकि वो खुद को हकीकत की दुनिया तक पहुंचा सके। इसीलिए वो नकली रेचल सलांडो को भी एंड्रयू के सामने लाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता और एंड्रयू जिस दूसरी रेचल सलांडो से गुफा में मिला होता है वो उसका भ्रम होती है। इस नाम का कभी कोई इंसान था ही नहीं। और हॉस्पिटल में मिसेस कर्न्स एंड्रयू की डायरी में रन इसलिए लिखती है क्योंकि वो जो कुछ भी बोलती है वो सब डॉक्टर कॉली के मुताबिक बोल रही होती है और उसे लगता है कि अब एंड्रयू ठीक नहीं हो सकता और उसे लेबोटोमाइज कर दिया जाएगा। इसीलिए वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। इसके अलावा जो कागज़ का टुकड़ा एंड्रयू को काल्पनिक रेचल सलांडो के रूम से मिला होता है जिस पर लिखा होता है लॉ ऑफ 4 हुई 67, ये कागज़ डॉक्टर कॉली ने ही वहाँ पर रखा होता है ताकि एंड्रयू इसकी छानबीन करे और खुद सच्चाई तक पहुँच सके। लॉ ऑफ 4 इसलिए लिखा होता है क्योंकि एंड्रयू अपने और अपनी पत्नी के नाम से 2 नाम और बनाता है। जैसे एंड्रयू लेडी से बन जाता है एडवर्ड डैनियल्स और अपनी पत्नी के नाम डोलोरस चनाल से वो दूसरा नाम बनाता है, वो होता है रेचल सलांडो। लॉ ऑफ 4 का यही मतलब होता है और हुई 67 इसलिए होता है क्योंकि हॉस्पिटल में गिनती में 66 पेशेंट्स होते हैं और 67वां पेशेंट खुद एंड्रयू होता है। वो यूएस आर्मी में मार्शल होता है, इसलिए डॉक्टर कॉली उसके लिए सवाल छोड़ते हैं ताकि वो खुद इसकी जांच पड़ताल करे और हकीकत तक पहुंच सके और अपनी बनावटी दुनिया से निकल जाए। और होता भी ऐसे ही है। अंत में दिखाया जाता है कि एंड्रयू को सब याद आ जाता है, पर अगले दिन वो अपने डॉक्टर शीहन को चक कहकर बुलाता है, यानी वो सब भूल चुका है। डॉक्टर शीहन डॉक्टर कॉली की तरफ इशारा करते हैं कि ऑपरेशन फेल हो गया और अब वो उसे लेबोटोमाइज करने के लिए ले जाएंगे। एडवर्ड चक यानी डॉक्टर शीहन से कहता है कि क्या बेहतर होगा, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या एक भले आदमी की तरह मर जाना। और वो उठकर उन लोगों की तरफ जाने लगता है जो उसे लेबोटमी के लिए ले जाने के लिए खड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि एंड्रयू को अब भी सब पता है, पर वो चाहता है कि उसे लेबोटोमाइज कर दिया जाए ताकि वो इतने बड़े दर्द के साथ ना जिए और सब कुछ भूल जाए। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और सन 2010 में ये टॉप 10 फिल्मों में शामिल भी थी। इस फिल्म की पूरी कहानी एक नॉवल पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।